तो बच्चों, जिसका हमें बहुत इंतज़ार था, नीट 2024 का सिलेबस क्या रहने वाला है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, भाई इसमें से इतना कट जाएगा, ये हट जाएगा, 30% कम हो जाएगा, जैसा भी बहुत सारे अलग अलग बातें थी। तो फाइनली अब नीट 2024 का सिलेबस आ गया है। फिज़िक्स में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, बढ़ा तो कुछ भी नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, छोटी ज़्यादा मोटी कम कम हो गई है सिलेबस में से। तो ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों कि क्या क्या चीज़ें अब हट गई हैं नीट 2024 सिलेबस में से जो नहीं पूछी जानी चाहिए। तो चलिए भाई देख लेते हैं। जो नोटिस आया था बच्चों नेशनल मेडिकल कमीशन NMC का, इस नोटिस में ही इन्होंने बताया है कि हमने अब सिलेबस रिलीज़ कर दिया है और सिलेबस साइट पे जाकर देखा जा सकता है। तो सिलेबस तो देखा जाएगा बच्चों आप द्वारा भी, लेकिन ये पता करने के लिए कि क्या अब अलग हो गया है, क्या हट गया है सिलेबस में से, उसी के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं हमारे 11th के क्रम में चैप्टर्स, फिर 12th के क्रम में चैप्टर्स। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा मेजरमेंट वाला, इस चैप्टर में वैसे तो कुछ खास नहीं हटा है बच्चों, कहने को ये चीज़ हट गई है भाई, फिज़िक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, इसका एज सच कोई रोल नहीं था। स्पष्ट मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, इससे कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता था। यानी इस चैप्टर में जितना पहले पूछा जाता था उतना ही अभी भी पूछा जाएगा। कहने को ये 2 लाइनें कम हो गई हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे पहले उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या अब नहीं पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में कुछ भी फ़र्क नहीं है, जैसा पहले पूछते रहे हैं वो सब कुछ वैसा ही पूछा जाता रहेगा। तो इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं मेरे हिसाब से बच्चों। कहने को चेंज तो है पर आपके लिए कोई चेंज नहीं, जैसा आप पढ़ रहे हो, जैसा तैयारी कर रहे हो, इस चैप्टर को वैसे ही पूरा करते रहें। काइनेमेटिक्स में भी बच्चों एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन हट गया है। यानी जो 1D मोशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आते थे वो अब नहीं पूछे जाएंगे। गति का वर्णन करने के लिए अवकलन और समाकलन की प्राथमिक अवधारणाएं, जैसे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन के लिए हम डिफरेंशिएट करते थे, डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेशन करते थे, ये चीज़ अब इसमें से हट गई है। तो खास तो फ़र्क नहीं पड़ा है मोशन में, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें पूछने को है, पर चलो भाई एक चीज़ उसमें से कम हो गई है। तो ये है जिसमें से एक जरा सा छोटा सा पार्ट हट गया है। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, यानी जो मेन मैकेनिक्स का चैप्टर शुरू होता है बच्चों, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। इस चैप्टर में बस स्नेहन हट गया है। तो स्नेहन तो सिर्फ एक नाम आता था कि भाई स्नेहन करने से घर्षण कम हो जाता है। क्या फ़र्क हमारे लिए पड़ा है इससे? इस चैप्टर में कोई फ़र्क नहीं है, जैसा आप पढ़ते रहे वैसा ही पढ़ते जाएं बच्चों। इसमें मैंने वही चैप्टर शामिल किए जिसमें कुछ फ़र्क की बात है, जैसे 2D मोशन जो है उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैंने उसे यहाँ शामिल नहीं किया ताकि लंबा भी ना हो, कन्फ्यूजन भी ना हो। जिसमें कोई चेंज की बात आई है ना, बस उसी को ही हमने यहाँ शामिल किया है। वर्क एनर्जी एंड पावर में कोई चेंज नहीं है। कहने को एक चेंज है, एक लाइन हट गई है, नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अवधारणा स्थितिज ऊर्जा की। तो अवधारणा नहीं होगी तो हम कैसे स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे, कैसे सीखेंगे, पढ़ेंगे? तो उससे कुछ भी नहीं हटा है बच्चों। स्थितिज ऊर्जा एज इट इज़ वही की वही काम आएगी, सारे प्रश्न वैसे ही हमारे लिए रहेंगे। तो इस पेज पे जिन 4 चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक चैप्टर में एक बहुत छोटा सा पार्ट हमारे लिए फ़र्क पड़ा है। बाकी फिजिक्स में नीट 2024 के लिए इन 4 चैप्टर में कोई अंतर नहीं है। गुरुत्वाकर्षण, रोटेशनल मोशन, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ जैसा चल रहा था वैसा ही पढ़ते रहना है। तो बेसिकली देखो, मैकेनिक्स के जो चैप्टर हैं, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये एज इट इज़ रहेगा। इनमें कोई चेंज, कोई बदलाव, कोई कमी नहीं आई है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जो छोटा सा पार्ट था पर महत्वपूर्ण था, इसमें पॉइजन अनुपात हट गया है। पॉइजन अनुपात कई प्रश्नों में पूछा जाता था, छोटा मोटा, या पॉइजन अनुपात लेकर कुछ और निकालने को पूछा जाता था। इलास्टिक एनर्जी जो थी बच्चों, प्रत्यास्थ ऊर्जा, और जब ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा प्रति एकांक आयतन यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आएगा।
वो वाला पार्ट हट गया है। रेनॉल्ड्स संख्या फ्लूइड्स में से हट गया है। कृष्णिका विकिरण के गुणात्मक विचार में ऐसा कुछ था ही नहीं जिस पे कोई प्रश्न पूछा जाए, सिवाय इसके कि भाई कृष्णिका विकिरण क्या है, क्या कंसेप्ट है, जिस पे कोई वैसे भी नहीं पूछा जाता है। तो ये लाइन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। बाकी ये 3 चीज़ें ध्यान से देख रहे हैं आप, हट गई हैं। और लास्ट में वीन का विस्थापन का नियम, स्टीफन का नियम और न्यूटन का नियम, महत्वपूर्ण नियम जो है वो हट गए हैं। यानी समझ लीजिए विकिरण का मुख्य भाग, आधा से ज़्यादा भाग मैं कहूँगा हट चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न न्यूटन के नियम और स्टीफन के नियम पे ही और वीन के नियम पे पूछे जाते रहे हैं। ये पार्ट विकिरण का हट गया है। तो ये वो चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके लिए पड़ा है बच्चों, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर में महत्वपूर्ण कम हो गई हैं। तो इस चैप्टर में आपको अब काफ़ी कम पढ़ना है, पढ़ते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा इंजन और प्रशीतक, ये चीज़ें कम हो गई हैं। ऊष्मा इंजन जिसमें कार्नोट का इंजन आएगा और फिर ऊष्मा पंप तो ऊष्मा इंजन के बाद ही आएगा, ये वाला भाग हट गया है। द्वितीय नियम तो है, पर ऊष्मा इंजन और उसके आगे जो हमने रेफ्रिजरेटर या ऊष्मा पंप की बात करते हैं वो चीज़ अब नहीं होगी। तो इस चैप्टर में भी ये एक मुख्य फ़र्क है, एक ही फ़र्क है पर मुख्य फ़र्क यहाँ पड़ा है। गत्यात्मक सिद्धांत वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोलन और तरंगे, इसमें छोटा भाग लेकिन उस पर प्रश्न आए हुए हैं, वो है अवमंदित दोलन बच्चों। मुक्त, प्रणोदित और अवमंदित दोलन का जो सूत्र है, भाग है, ये वाला अब नीट में से हटा दिया गया है। छोटा भाग लेकिन महत्वपूर्ण, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले, तो अब ये हट चुके हैं। और उसी के साथ अनुनाद भी हट गया है। अनुनाद छोटा सा ही भाग है लेकिन वो भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके अनुप्रयोग आ जाते थे, ये हट गया है। और सबसे बड़ी बात बच्चों इस चैप्टर में डॉपलर प्रभाव, जिसके मैं कहूँगा प्रश्न आते ही रहते हैं नीट में, डॉपलर प्रभाव अब यहाँ हट गया है। तो डॉपलर प्रभाव पे प्रश्न अब नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये भी वो चैप्टर है बच्चों, मैं कहूँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स के बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें बड़ा फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क, महत्वपूर्ण फ़र्क पड़ा है, वो है ऑसिलेशंस एंड वेव, दोलन और तरंग। इस चैप्टर में भी काफ़ी पोर्शन जो नीट में पूछे जाने की संभावनाएं थी या पूछे जाते रहे हैं, हट चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। वॉन डी ग्राफ जनरेटर, एक छोटी सी बात हट गई है। और चालक के अंदर मुक्त आवेश और बद्ध आवेश, ये तो थ्योरेटिकल एक लाइन की बात थी कि चालक के अंदर कैसे आवेश होते हैं, ये जरा से एक लाइन हटने से कोई फ़र्क स्थिर वैद्युतिकी में नहीं पड़ेगा। स्थिर वैद्युतिकी में आप जो कुछ जैसा कुछ पहले से पढ़ते आए हैं या पढ़ा है, वैसा का वैसा ही पढ़ना होगा। तो इस चैप्टर में हमारे लिए कोई फ़र्क नीट 2024 के लिए नहीं आया है। अब बात करते हैं विद्युत धारा की। हाँ, इसके साथ ही संधारित्र वगैरह का भी कंसेप्ट वो सब वैसा ही है। विद्युत धारा में बच्चों जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिस पे प्रश्न भी पूछते हैं, कार्बन प्रतिरोध और उसके रंग कोड, जो वर्ण कोड है, कलर कोड रेजिस्टर्स का, वो हट चुका है। और बहुत ही महत्वपूर्ण पोटेंशियोमीटर, क्योंकि इस पर भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर वाला पूरा भाग, पोटेंशियोमीटर, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी एप्लीकेशंस, विभव मापी का सिद्धांत और विभवांतर मापने के लिए अनुप्रयोग, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए और सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन, ये जो अनुप्रयोग है ये हट गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हट गई हैं। एक तो प्रतिरोध कार्बन का और उसका कलर कोड, और उसके साथ साथ विभव मापी का कंसेप्ट। तो इस चैप्टर में भी ये महत्वपूर्ण फ़र्क आया है। धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें ओस्टेट का प्रयोग एक लाइन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, उसमें कुछ खास बात नहीं। जो हटने की बात करें हम, साइक्लोट्रॉन हट गया है बच्चों। साइक्लोट्रॉन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर सैद्धांतिक प्रश्न भी आए हुए हैं और न्यूमेरिकल भी। तो और ये तो नीट का फेवरेट टॉपिक था, साइक्लोट्रॉन का त्रिज्या वाला प्रश्न पूछना। साइक्लोट्रॉन अब यहाँ से हट गया है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो है, घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन ने जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया है, वो व्यंजक भी अब यहाँ से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तत्व जो है,
वो हट गया है। तो चुंबकत्व में जो बीच वाला भाग था पृथ्वी का चुंबकत्व, वो पूरा का पूरा पार्ट हट चुका है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय और सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक हटाए, जो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक लाइन थी, एक कंसेप्ट था, ये कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं। पृथ्वी वाले में से बहुत कम प्रश्न आते थे, हट गया है, पर कोई खास फर्क नहीं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण एक छोटा सा सूत्र था, कोई खास फर्क नहीं। साइक्लोट्रॉन बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत प्रश्न आए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है जो यहाँ से हट चुका है। तो इस चैप्टर में भी एक महत्वपूर्ण भाग और उसके अलावा थोड़े छोटे छोटे भाग हटे हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों EMI और AC की। जैसा आप पढ़ रहे थे वैसा का वैसा ही पढ़ना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई कमी नहीं आई है, वैसा का वैसा ही पूछा जाएगा जैसा अब तक पूछा जाता रहा है। EM वेव्स जो है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगें, छोटा सा ही चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वैसे की वैसी हैं। इस चैप्टर में से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वैसे के वैसे ही आपको ये तैयार करना है। तो ये दोनों चैप्टर्स या यूनिट्स जो कहें वैसे के वैसे ही रहेंगी। अब महत्वपूर्ण बच्चों ऑप्टिक्स में प्रिज्म वाला जो पार्ट था डिस्पर्जन, यानी प्रिज्म जो 7 रंगों में विभाजित करता है, डेविएशन नहीं, ध्यान से सुन लो, प्रिज्म से विचलन तो रहेगा, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण जो होता था, डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, ये पार्ट अब नहीं पूछा जाएगा। तो प्रिज्म से डिस्पर्जन नहीं होगा तो दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन जो डिस्पर्जन न करे वो वाला पार्ट भी नहीं पूछा जाएगा, यानी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता और कोणीय विक्षेपण, ये सब एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर, ये टर्म्स भी हट जाएंगी क्योंकि डिस्पर्जन बाय प्रिज्म पढ़ना ही नहीं है। इसके अलावा स्कैटरिंग, इंपॉर्टेंट बात, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसकी जो एप्लीकेशंस थी, स्काई जो ब्लू दिखता है और सनराइज और सनसेट पे रेड दिखता है, ये वाला पार्ट जब स्कैटरिंग नहीं है तो उसकी एप्लीकेशंस भी नहीं पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है, पर प्रिज्म से डिस्पर्जन हट गया है, छोटा फ़र्क है लेकिन एक फ़र्क यहाँ पे आ गया है। और उसी के साथ साथ स्कैटरिंग का। रे ऑप्टिक्स की बात करें बच्चों तो बहुत ही छोटा सा भाग जो था ह्यूमन आई से इमेज कैसे बनती है और उसमें जो डिफेक्ट्स हैं उनको कैसे ठीक करते हैं, बहुत ही कम संभावना रहती है इस पे प्रश्न पूछे जाने की, इसलिए मेरे हिसाब से ये हटने से कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। किरण प्रकाशिकी आपको पूरी ही वैसे ही पढ़नी है, बस एक रे ऑप्टिक्स और एक छोटा सा फ़र्क बस आया है कि आई डिफेक्ट्स जो है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, वो अब नहीं पढ़ने होंगे, जो बहुत ही छोटा सा मामूली सा पार्ट था। चलो एक छोटा पार्ट भी कम हुआ है पर कुछ फ़र्क तो यहाँ भी आया है। तो इस यूनिट में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के दो मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ें हटी हैं, एक तो प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, और दूसरा है बच्चों रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो महत्वपूर्ण बात है, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, इस पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अब नहीं पूछे जाने चाहिए। आधुनिक भौतिकी जो है बच्चों, उसमें से सिर्फ एक डेविसन जर्मर प्रयोग हट गया है। प्रयोग महत्वपूर्ण था क्योंकि ये सिद्ध करता था उस परिकल्पना को जो दे ब्रॉगली ने दी थी, लेकिन ये हट गया है। तो इस प्रयोग पर आधारित जो प्रश्न एक दो बार कभी पूछे गए हैं, अब उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। तो एक छोटा सा फ़र्क यहाँ पे आया है, मैं कहूँगा सिर्फ एक प्रयोग ही तो कम हुआ है, बाकी पूरा का पूरा आधुनिक भौतिकी आपको वैसे के वैसे पढ़ते रहना है जैसे पढ़ रहे थे। एटम्स और न्यूक्लियाई चैप्टर में, हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी है, तो ये शब्द वास्तव में केमिस्ट्री में ही काम के हैं, हमारे काम के हैं नहीं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, फिर भी एक नाम तो लेना पड़ता था कि भाई ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, हमें पता होना चाहिए। हालांकि इस पर कोई प्रश्न फिजिक्स में नहीं पूछा जाता है, फिर भी ये हट गए हैं। और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, रेडियो एक्टिविटी में अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स जो थे या गामा रेज थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो डीके लॉज हैं, वो पार्ट हट गया है। तो रेडियो एक्टिविटी में जो शुरू का पार्ट है वो तो रहेगा, पर रेडियो एक्टिव डीके जो होते थे अल्फ़ा बीटा और गामा डीके, वो पार्ट हटा दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज यहाँ पे है इस चैप्टर के लिए। बाकी आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप में कुछ खास ऐसा था नहीं फिजिक्स में पूछने को, पर अब वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में भी बहुत महत्वपूर्ण चेंज हुआ है।
ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, और ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर और ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर वाला पूरा का पूरा भाग हटा दिया गया है, यानी डायोड तक आपको पढ़ना है और उसके बाद सीधे लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। ट्रांजिस्टर बीच में जो इम्पोर्टेंट और बड़ा पार्ट था ये पूरा हट गया है नीट 2024 के सिलेबस से। तो ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी अब डायोड और उसके पहले वाला भाग और लॉजिक गेट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के प्रश्नों की जगह अब उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनको ज़रूर अच्छे से पढ़े बच्चों, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग इसमें से हटा है ट्रांजिस्टर वाला बच्चों। प्रायोगिक कौशल के जो प्रयोग हैं वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे बच्चों, उसमें से कुछ भी नहीं हटा है। प्रायोगिक कौशल में स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, सर्ल्स मेथड, जेगर्स मेथड, सरफेस टेंशन वाला, यंग्स मॉड्यूलस वाला, ये जो छोटे छोटे प्रयोग हैं ये प्रयोग आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि अब प्रयोग आधारित प्रश्न भी आने लग गए हैं। तो नीट में भी अब प्रयोग के 1-2 प्रश्न जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के प्रश्न तो आते ही आते हैं, इसलिए उनको प्रयोगों को अच्छे से करें। इसके अलावा जो प्रयोग हैं वो लगभग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के अलावा लगभग चैप्टर के साथ साथ कवर हो जाते हैं, जैसे मीटर सेतु से मापन करना और ओम का नियम का प्रायोगिक रूप से प्रतिरोध ज्ञात करना, ये वाले जो प्रयोग हैं ये सब चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं। तो बाकी प्रयोग लगभग सब चैप्टर में कवर है। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स किसी चैप्टर में नहीं आते, इसलिए उनको अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर वो पहले भी पढ़ते रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहे। तो ये बच्चों सारे मैंने फ़र्क बता दिया है, किस चैप्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, किस चैप्टर में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, किस चैप्टर में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और क्वेश्चंस किन पे ज़्यादा बनते थे जो हट गए हैं वो भी मैंने आपको सब समझाया है। एक बात ज़रूर कहूँगा कि सिलेबस में कुछ कमी तो आई है, हालांकि बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क पड़ा है। तो तैयारी अपनी वैसे के वैसे ही करें, और मेरी सलाह यही है कि जो जो चीज़ें हटाई गई हैं इनके भी कम से कम सूत्र तो ज़रूर याद कर लें भाई, फॉर्मूले एक बार ज़रूर देख लेने चाहिए, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी नीट में जो सिलेबस में नहीं मेंशन्ड होता है उसमें से भी प्रश्न आए हुए हैं। तो सिलेबस में नहीं है उसमें से भी अगर प्रश्न आ चुके हैं तो जो सिलेबस में था और हटाया जा रहा है उसमें से भी पूछा जा सकता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं खुद यही कहता हूँ कि जो सिलेबस में से हट गया है, क्लियरली बताया गया, उस पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। पर नीट पहले भी ऐसा दे चुके हैं क्वेश्चंस जो सिलेबस के बाहर थे, आगे भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए डिटेल में नहीं, ज़्यादा अच्छे से नहीं, पर एक बार इनके फॉर्मूले या छोटा सा बेसिक कंसेप्ट सीख लेने में कोई नुकसान बुराई नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये एक्स्ट्रा जो हटाया गया पार्ट है इसको पढ़ने में बहुत दिन लग जाएंगे। मुश्किल से 2 दिन में आप ये पूरा का पूरा जो जो हटाया गया पार्ट है फटाफट शॉर्ट में कवर कर सकते हो। तो मेरी सलाह यही है कि इसको भी एकदम इग्नोर ना कर दें, थोड़ा सा शॉर्ट में इनको लास्ट में सारा कोर्स होने के बाद साथ में करना ज़रूरी नहीं, पूरा कोर्स जब आप कर लें रिवीजन के वक्त लास्ट में एक बार इनके भी फॉर्मूले जल्दी से नज़रों के सामने से निकाल लें, ताकि अगर कभी कोई प्रश्न आ जाए तो हमें चिंता न रहे। जैसे पिछले साल भी नीट ने एक्सरे का क्वेश्चन पूछ लिया था, जबकि एक्सरे नीट के सिलेबस में न 2023 तक था न 2024 में है ही नहीं सिलेबस में, फिर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सिलेबस के बाहर से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो जो सिलेबस में से ही अब हट गया है छोटा पार्ट, उस पर भी प्रश्न कभी बनने की संभावना हो ही सकती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ क्या क्या पार्ट हट गया है। इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें ऐसा भी ना करें, जैसा मैंने कहा बाद में एक बार इनको शॉर्ट में रिवाइज़ कर लें। पर कुछ चैप्टर्स में काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ा है, और इस कारण से इसका मतलब ये हुआ है कि उस चैप्टर्स के बाकी जो पार्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि जब इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हटा देंगे तो बचे हुए टॉपिक से ही प्रश्न ऑब्वियसली बनेगा ही। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी तैयारी आगे जारी रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।